तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान देते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपने किस डेली लाइफ में देखी है। डेली लाइफ में आपने इसको देखा होगा कि जो दूध है वो रूम टेम्परेचर है, फट जाता है समर्स के टाइम में। आपने ये भी देखा होगा जो तवा है वो पेन है या नेल है वो हमारे ह्यूमिड टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से उसके अंदर वो कैसे होने लगता है, जंग खाने लगता है। आपने ये चीज़ देखी होगी। ग्रेप्स फर्मेंट यानी कि गलने लगते हैं, मतलब जब आप गेहूँ ग्रेप्स लेके आते हैं तो धीरे धीरे सड़ने लगता है, फर्मेंटेड होने लगते हैं। ठीक है, फिर आता है फूड्स इज कुक्ड, जो आप खाना कुक करते हैं। ठीक है, खाना बनाना, डाइजेशन हमारी बॉडी का, हमारा सांस लेना, हमारा रेस्पिरेशन करना। ठीक है, ये सब चीज़ें सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन जो है नेचुरली हम लोग करते हैं। सब्सटेंस हैव सम व्हाट चेंजेस, मतलब कुछ इनिशियली चेंजेस आते हैं इनमें, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमने प्रीवियस क्लास में तो चेंज पढ़े थे, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जब अकर होता है जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और फिजिकल चेंज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई फिजिकल कोई चीज़ देखते हुए हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ हो रही है तो वो फिजिकल चेंज में आएगी। जैसे हम कैंडल का एग्जांपल ले लें, कैंडल के अंदर मोम जो पिघल रहा है वो हमारा फिजिकल चेंज हमें पिघलते हुए दिख रहा है, और जो बत्ती है वो चली जाती है ऊपर, तो मतलब वो केमिकल चेंज है एक तरीके से। ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शन इसके अंदर पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसे केमिकल रिएक्शन हम कर पाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, केमिकल रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। क्या लिया है? एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। This activity needs the teacher assistant. It would be able to if the student wear suitable eyeglasses. मतलब इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे ना करें या कहीं पर भी ना करें इस एक्सपेरिमेंट को आप। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, रिबन को क्लीन करें। एक मैग्नीशियम रिबन लिया इन्होंने, उसको साफ किया है सैंड पेपर से, सैंड पेपर से उसको रब किया, उसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद उसको एक टोंग से पकड़ा और एक बर्नर लिया। ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर किया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट अपन नहीं कर सकते इसलिए लैब के अंदर है ये। तो इसके अंदर क्या किया, अपन को टोंग लिया, उस टोंग में रिबन को पकड़ा, रिबन से क्या किया, उसको बर्न किया। रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो नीचे गिर रहा है, सफेद कलर का कुछ पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने। ये हमारे चीनी की प्लेट है, ये बर्नर है, ये टोंग है, और ये मैग्नीशियम रिबन है जो इसमें पकड़ रखा और जल रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन आ रही है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ये। तो ये हमारे पास बर्निंग है। ये इससे अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, इससे यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बंद हुआ, डार्जिलिंग वाइट फ्लेम निकली। कैसी फ्लेम निकली? विद डेजलिंग लाइट फ्लेम, मतलब डेजलिंग मतलब चमकीली लाइट वाइट कलर की फ्लेम निकली। चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर में चेंज हो गया, वो सफेद पाउडर में चेंज हो गया। उस पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफरेंट बिटवीन द मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये चीज हुआ ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई है, प्रेजेंस ऑन द एयर, एयर के प्रेजेंस में। फिर हमने पास आती है एक्टिविटी 1.2, टेक द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। अगर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन इट, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ला दो उसके अंदर, तो क्या होगा आपने ऑब्जर्व किया है। 1.3 एक्टिविटी आपको कहती है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लो, कुछ टुकड़े ले लो जिंक के कुछ टुकड़े, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालो उसके अंदर। हैंडल द एसिड विद केयर, मतलब हैंडल में कॉशन भी रखा है, केयर के साथ आप हैंडल करो उसको, मतलब जो आप एसिड डालो। तो इसलिए अपन को ये सब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ सकते हैं, हम इसको घर पे कर नहीं सकते, तो इसको करना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक गैजुअल्स के साथ क्या होगा, मतलब इन्होंने देखो ये कॉर्क लगा रखी है, ये हाइड्रोजन गैस बिल्कुल बंद कर रखी है इन्होंने, ग्लास कॉर्क, कॉनिकल फ्लास्क, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक के कुछ टुकड़े हैं, जिंक मेटल है, जिंक के मेटल के कुछ टुकड़े डाले इन्होंने, और डाइल्यूट यानी एसिड भी डाला है इन्होंने। तो इन सबसे हम एक्टिविटियों से क्या हमारे पास रिएक्शन हो रही है, जैसे ये वाली 1.2 1.3। फॉर द अबव एक्टिविटीज के अंदर हम ये कहना चाहते हैं, सब केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, कलर का चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है गैसेस का, और टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा है। ये सब चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि स्टेट का चेंज है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वापस से गैसियस, तो इस स्टेज का थोड़ा चेंजेस अपने स्टेट में आ जाता है। कलर में चेंजेस आ जाते हैं उनके, कई बार
कलर्स में चेंज हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे हमने रिबन को जलाया तो वाइट कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर निकला, वो वाइट कलर का था। गैसेस का इवोल्यूशन, जैसे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, अगर हम एसिड को कभी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। टेम्परेचर में चेंज आता है, कोई ठंडी चीज़ गर्म हो जाती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर कैसे होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आपने केमिकल रिएक्शन एक देख लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की, तो हम केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन होने के बाद उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, तो रिएक्शन होने के बाद इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमने मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया है, तो हमने ऑक्सीजन को बुलाया, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या आ गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या रिएक्टेंट है, मतलब दो जनों ने रिएक्टेंट किया, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्टेंट मतलब मिले, तो फिर क्या निकल के आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया, यानी प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक साइड में रिएक्टेंट है, जो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा है, मतलब दोनों जॉइंट हुए, और ये हमारे पास एरो का साइन बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया है। देखो एरो का साइन किस तरीके से इन्होंने बना रखा है, उस बात का ध्यान रखना आप, एरो का साइन इन्होंने किस तरीके से बना रखा है, ठीक है। ये देखो एरो का साइन आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, इसके बाद प्रोडक्ट में द सब्सटेंस अंडरगो द केमिकल चेंज, अगर सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर आ रहा है जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो अभी हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस वजह से हमने इसको बनाया है। अब आपको मैं बता दूं वर्ड इक्वेशन, इसने लिखा है वर्ड इक्वेशन चूज कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखेंगे, और राइट साइड में हम आरएचएस साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट। और देखो इसमें प्लस का साइन भी लगा रखे हैं कि एलएचएस साइड में प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड में भी प्लस आ सकता है अगर 2-3 प्रोडक्ट निकल रहे हो तो, ठीक है। और एरो का साइन में देखो बताया कि द एरो पॉइंट किया इन एरो को, द एरो पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में इसका प्रोडक्ट लगाया जाए, तो इन्होंने इस तरह से डिनोट किया। राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, अब इसकी केमिकल इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, जो हमने इसकी बड़े फॉर्म में लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, और MgO बन के आएगा, Mg प्लस O2 MgO, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी इसको बैलेंस करना है। तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम का Mg हो गया, मैग्नीशियम का क्या हो गया, Mg हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, और MgO रिएक्टेंट निकल के आ गए। जब Mg प्लस O2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, MgO आ गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का O होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, इसलिए MgO2 प्लस इक्वल टू क्या निकल के आ गया, MgO निकल के आ गया। तो हमने देखा कि हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा, रिएक्टेंट्स लिखे हैं, और राइट साइड में हमने प्रोडक्ट ले बीच में एरो बनाया है, ठीक है। तो यही चीज है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसका लिखा है इक्वेशन इज अनबैलेंस, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम, जैसे इसके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन इधर जब हमने प्रोडक्ट में देखा तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर एक है, ये अनबैलेंस है। इसलिए अगर मैग्नीशियम के मतलब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो भी है इधर, मतलब रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों ही मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता है कोई मेटल, जैसा कि रिएक्टेंट डाला उतना ही वेट होगा हमारे पास प्रोडक्ट का भी। तो हमने ये पहले ही पढ़ा था, लॉ ऑफ रेशो वाले, लॉ ऑफ प्रपोर्शन पढ़ा था, एक हमने लॉ ऑफ मास पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। तो बैलेंस इक्वेशन मैं आपको करना सिखाऊंगा कि बैलेंस इक्वेशन कैसे की जाती है और बैलेंसिंग इक्वेशन की कैसे कर सकते हैं हम। तो इसको बैलेंस करना है, बताना है पड़ेगा आप उनको। पहले जिंक का ये हमको दे रखी है बड़े फॉर्म में, अगर जिंक सल्फाइड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, तो इसको हमें पहले इस फॉर्म में लेना होगा, जैसे Zn में लिया हमने H2SO4, हम किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया, तो आपको याद भी रखना है कुछ फॉर्मूलेज। जिंक सल्फेट ZnSO4, हमारे पास हाइड्रोजन H2 हो गया हमारे पास। अब हमें जानना है इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो हमने Zn देखा, इस टेबल को देखो, Zn देखा हमने, Zn के अकॉर्डिंग हमारे पास Zn कितने एक हैं, ये किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में हमने देखा है हाइड्रोजन कितना हमारे पास 2 है, एस हमारे पास सल्फर कितना एक है, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। उसी साइड में हमने
RHS साइड में देखा, जब हम प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं, हमने Zn देखा 1 है, S देखा सल्फर 1 है, ऑक्सीजन देखा हमारे पास 4 है। देखो ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, देखो ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2। ये अनबैलेंसिंग शो कर रहा है। जिंक एक एक है, चलो जिंक तो सेम है। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, वो भी सेम है। हमारे पास सल्फर हमारे पास सेम है, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास सेम है, मतलब सब सेम है। मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है, मतलब ये चीज़ हमारे पास सेम मिल गई। इस टेबल के अंदर हमने देखा सब चीज़ सेम मिल रही है, मतलब ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। ऐसे हमने देखा, देखो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, Fe2 Fe2। अब Fe इसके अंदर एक है, इसके अंदर Fe कितने हैं, 3 है। ये हमने टेबल बना ली, इसके अंदर FeS2 4 की। देखो Fe हमारे पास एक है, इधर Fe 3 है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में एक ही है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना 2 है, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 2 ही है। ऑक्सीजन हमारे पास इधर देखो एक ही है, ऑक्सीजन क्या है, एक ही है इधर ऑक्सीजन। ठीक है, इस जगह देखिए ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, और इस जगह ऑक्सीजन देखिए 4 है, इस जगह ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो अनबैलेंस है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे अनबैलेंसिंग इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हम देखो इनिशियली उन्होंने बताया जैसे बैलेंस हमने किया, हम इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 1 जा 4, इधर तो 4 है ही अपने पास, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर जो FeSO4 है, देखो वो हमारे पास 4 है। टू बैलेंस, बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। देखो 4 लगाया, S2SO4 के अंदर हमने देखो इस जगह 4 लगाया, क्या लगाया, इस जगह हमने 4 लगा दिया, 4S2SO HO2 4 लगा दिया। अगर 4 लगा दिया तो 4 2 जा 8, 8 हमारे पास कितने हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए। और फिर हमने क्या लगा दिया, देखो इस जगह 4 लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया हमने, 4 लगा दिया। देखो हाइड्रोजन की जगह हमने 4 लगा दिया, वापस हाइड्रोजन की जगह भी 4 लगा दिया हमने, क्योंकि है ना 4 2 जा 8 हो रहे हैं, इस जगह 4 2 जा 8 हो रहे हैं आपके, इस जगह 4 2 जा क्या हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं आपके, 4 2 जा 8। तो 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए इस साइड में हमने 4 2 जा 8 हाइड्रोजन कर दिए। ऑक्सीजन 4 हो गए, और Fe के आगे हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, Fe के आगे हम 3 लगा देंगे, Fe के आगे, जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस है। देखो Fe के आगे हमने 3 लगा दिया, ये हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन आ गई। हमने एंड में फोर्थ स्टेप में हमने 3Fe 4S2 FeO4 और 4S2 ये हमने एज इट इज लिख लिया, और हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब देख लो इधर 4 2 जा 8, इधर देखो 8 ही हाइड्रोजन है, 8 ही हाइड्रोजन है, इधर भी देखो 8 ही हाइड्रोजन है। उसके इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, क्योंकि ये 4 जो है, ये 4 है ना, ये 4 इसके साथ भी चल जाएगा, ये 4 इसके साथ भी चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा, ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा, ये 4। ठीक है, और ये 3Fe। ठीक है, ये बैलेंस हो गए अपने इक्वेशन। तो हम ऐसे फिजिकली मतलब इस इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हम 7th स्टेप, राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली। आपने एग्जांपल किया होगा, इक्वेशन को देखा आपने, एनीथिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखा आपने, कोई इंफॉर्मेशन फिजिकल स्टेट की नहीं थी, टू टेक टू मेक अ इक्वेशन इनिशियल इनटू मतलब इंफॉर्मेटिव, मतलब अच्छी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें फिजिकली इसको बताना पड़ेगा। फिजिकली वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो लिक्विड तो होता है, मतलब उसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट मिले होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमें मतलब दो केमिकल्स मिले हों उसके अंदर, तो वो एक्वस सॉल्यूशन टाइप बन जाते हैं। लिक्विड है लेकिन पानी के साथ मतलब बहुत सी मतलब एक केमिकल या कुछ मिला दिया उसके, यानी जो सफ़ेद जैसा दिखता है वो एक्वस टाइप सॉल्यूशन होता है। जैसे मिल्क जैसा दिखता है वो का सॉल्यूशन, बिल्कुल सफ़ेद जैसा मिल्क जैसा होता है वो। प्रोडक्ट ऑफ द मतलब जी लगाना, जी किसके लिए, गैस के लिए, एल लिक्विड के लिए, एक्वस के लिए एक्यू, और सॉलिड के लिए अपने पास क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में देखो इन्होंने लगा रखा है 3Fe। Fe क्या है हमारे पास, मेटल है, इसमें सॉलिड है। S2 है, वो क्या है हमारे पास, गैस है। S2 हमारे पास क्या, गैस है। अब Fe3O2 क्या, O4 क्या बन गया, सॉलिड बन गया, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर गई, सॉलिड बन गए। हाइड्रोजन क्या बन गई, गैस बन गई, वो इवेल्युएट हो गई बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेटल के साथ जब भी आप एसिड रिएक्ट करोगे, तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इन्होंने ये चीज़ बता दी है जो मैंने आपको दिखा दी है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि सम टाइम्स द रिएक्शन कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर और क्रिस्टल
क्रिस्टल बनाया था। क्रिस्टल यानी सॉलिड, क्रिस्टल हमेशा सॉलिड होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे एस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। अब ये CH3OH क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। 340 ATM प्रेशर डाला इसके ऊपर, 340 एटॉमिक प्रेशर डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3CH3OH लिक्विड बन गया। C6OS12 सनलाइट और क्लोरोफिल, ये किसकी रिएक्शन है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये। ठीक है, C6CO2 12H2O सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल मिला तो C6OS12O6 बना दिया इन्होंने, एक्वस मतलब ग्लूकोज बना दिया। ये एक्वस सॉल्यूशन है। 6O2 भी हमारे पास एक्वस है, हमारे पास 6H2 हमारे पास क्या लिक्विड है। तो आपने देखा बहुत सी स्टेप्स लिए हमने, तो कुछ रिएक्शंस है जिसके अंदर हम सनलाइट और ये भी दे रहे हैं, टेम्परेचर मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाया सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास, जिससे हमारा ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। तो इस तरह के हमने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस के टाइप की बात करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस के टाइप में पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आते हैं। इसके अंदर आपको बॉन्ड्स मिलेंगे कुछ एटम्स के बीच में। नया सब्सटेंस जब बनता है तो बॉन्ड बनाता है, वो दो एटम एलिमेंट्स होता है जो बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाते हैं। तो हम अभी कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शंस होती है जैसे ये बीकर के अंदर इन्होंने बीकर लिया है, वाटर लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है, पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला है इन्होंने। तो इसने लिखा है टेक सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्विक लाइम इन अ बीकर के अंदर ले लो, स्लोली ऐड वाटर टू इट, उसके साथ धीरे धीरे पानी ऐड करते रहो, टच द बीकर, बीकर को टच करोगे तो टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब भी चूने आप लेके आते हो, चूना चूना पानी में घोलते हो तो पानी गर्म हो जाता है हल्का हल्का। आपने जब बीकर को छुओगे तो आपको पता चलेगा कि वो हल्का हल्का गर्म हो गया है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रियसली, मतलब बहुत अच्छे भयंकर तरीके से, विग्रियसली मतलब बहुत भयंकर तरीके से, विद वाटर के साथ स्लेक लाइम बनाएगा। क्या बनाएगा, स्लेक लाइम बनाएगा। मतलब ये विग्रियसली का मतलब है हीट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को धीरे धीरे पानी के साथ मिलाओगे तो धीरे 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 क्या करता है, वो गर्म हो जाता है और स्लेक लाइम बना लेता है। स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया है, मतलब वाटर मतलब H2O। तो मतलब जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड निकल के आया है वो रिलीज होगा और क्या हीट करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो हम इक्वेशन में पढ़ते हैं CaO, CO यानी क्विक लाइम, इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद H2O आप जानते हैं लिक्विड है, वाटर है ये। उसके बाद वाटर के साथ मिक्स किया तो रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास, जो रिएक्टेंट है हमारे पास उससे प्रोडक्ट क्या निकल के आया, CaOH। क्या आया, CaOH, मतलब OH उस साइड चला गया, स्लेक लाइम बन गया। ये स्लेक लाइम बन गया मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन चुका है ये। वो प्लस हीट, मतलब वो हीट छोड़ेगा, मतलब वो गर्म हो जाएगा। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product। जो मैंने आपको समझाया जैसा कि वो सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट बना लेंगे, नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो मिलके एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो सब मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, वैसे तो इसने लिख रखा है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सिंगल प्रोडक्ट मतलब सिंगल के अलावा एक से ज़्यादा दो भी कई बार प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर मेन तो होता है रिएक्टेंट की तरफ टू और मोर जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिक्सअप होकर क्या बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे होगी मेरी बात समझ में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद इसने एक सॉल्यूशन दिया ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 का इज यूज्ड फॉर वॉशिंग। मैंने अभी बताया था वाइट वॉश, यानी कि जब आप चूना लेके आते हैं वाइट वॉश, पहले के ज़माने में वाइट वॉश उसी से करते थे, चूना घोल के पानी के अंदर फिर पोतते थे, ठीक है, दीवार पे। तो वाइट वॉश, वॉल्स को वाइट वॉश करते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे स्लोली जब आप पेंट कर देते हो, मतलब उसको दीवार पे वाइट वॉश कर देते हो, तो कार्बन ऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, एयर्स में जो होती है उसके अंदर बार बार टच करती है, तो क्या होती है,
पतली सी परत उसके ऊपर जम जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद वॉल्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज में कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है जब आप वाइट वॉशिंग करते हो उसके बाद। और वो क्या देता है, वॉल्स को शाइनिंग देता है। क्या देता है, शाइनिंग देता है। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ द मार्बल इज CaCO3। मतलब केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल का भी यही होता है। अपने पास CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब आपको दिख रहा होता है इधर रिएक्शन में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को हमने CO2 से रिएक्ट किया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आई CaCO3। CaCO3 एक सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी वाटर रिलीज करेगा। तो मतलब वो वाटर है जो क्या होगा, उड़ जाएगा, और वो जो पेंट होगा, वाइट वॉश होगा, वो दीवार पे चिपका रह जाएगा, और पानी क्या होगा, उड़ जाएगा वाष्प होके। ठीक है, वेपराइज होके उड़ जाएगा। तो ये केमिकल जो फॉर्मूला होता है CaCO3 किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये मार्बल का भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो लेट अस डिस्कस ऑफ द सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज CO2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, और CO2 देखना तुम्हारी गर्म गैस होती है। जब आपकी नाक से जो हवा निकलती है, मतलब गैस जो निकलती है CO2, वो क्या होती है, आपकी गर्म होती है। आप छू के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। वाटर छूकने का मतलब ये है कि भाई आप नाक के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको पता चल जाएगा गर्म हवा आ रही है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2। मतलब वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 जब 2H2 अपने पास मिलते हैं, उसके बाद O से, उसके बाद ऑक्सीजन से, तो O2 मतलब 2H2 इसलिए लिया हमने क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल O2 होता है, तो हमने हाइड्रोजन के भी 4 मॉलिक्यूल लिया है, तो 2H2O। क्योंकि H2O हाइड्रोजन के हमेशा 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है, तो जो मॉलिक्यूल बनाने के लिए वाटर के 2H2O लेंगे हम। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन्हें सिंपली अगर देखा जाए तो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन वो डेफिनेशन आपको बता रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही रिएक्टेंट्स में हो सकते हैं, और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो सिंगल होगा। In the activity 1.4 we also observe that the large amount of heat evolved। आपने देखा होगा 1.4 रिएक्शन में जो मैंने आपको बताई थी कि जब आप क्विक लाइम को पानी के साथ मिलाएंगे, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप मिलाएंगे वाटर के साथ, तो हीट भी निकल के आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया चूने के अंदर पानी मिलाते तो हीट थोड़ा गर्म हो जाता है वो, तो उसी एक्टिविटी की बात कर रहा है ये। उसके अंदर आपको ये बता रहा है कि जो हीट रिवॉल्व होती है रिएक्शन के समय, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड होती है, वो रिएक्शन जो होती है जिससे हीट रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक किसे बोलते हैं, जब दो प्रोडक्ट मिलके कोई हीट का रिलीज करते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट मिलते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, फिर वो प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही होती है, तो मतलब समझ जाओ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अदर एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4 जो गैस है उसको किसके साथ बर्न कर सकते हैं, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ ही हर चीज़ें बर्न होती है, तो ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो उसने CO2 गैस बनाई, और 2H2O गैस बना ली वो वाटर के साथ, तो वाटर भी उड़ गया और CO2 गैस भी उड़ गई। तो ये चीज़ें बर्निंग ऑफ नेचर गैस का जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जब आप जलाओगे तो वो गर्मी हीट जरूर प्रोड्यूस करेगा। डू यू थिंक नो अबाउट द, क्या आप जानते हो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप नाक के नीचे हाथ रख के देखेंगे तो आपके जो CO2 रिलीज होगी वो भी क्या होगी, गर्म होगी, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे रहा है कि ऐसे हीट कैसे जनरेट हुई वो CO2 के अंदर, वो सब आपको बता रहा है। वी नो दैट द नीड ऑफ द एनर्जी टू स्टे द अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम खाते हैं उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसका ड्यूरिंग द डाइजेशन के वक्त फूड टूटता है सिंपल सब्सटेंस में। जब फूड होता है वो टूटता है सिंपल सब्सटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब हम जो खाते हैं कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करके रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटता है ग्लूकोज की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनाता है, ग्लूकोज बना देता है, और ये ग्लूकोज जो होता है कॉम्बाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स बॉडी के अंदर, प्रोवाइड द एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ग्लूकोज मिला के क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दिस द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, इससे रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग होता है सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रोकन डाउन होता है, मतलब फूड का टूटना, ब्रोकन होता है, वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। जो प्रोसेस स्टडी पढ़ा था हमने ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज की क्या है इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ग्लूकोज एक एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो थोड़ा मतलब वाइटिश दिखता है आसपास, जिसमें मतलब क्लियरली नहीं दिख पाता, वैसा सॉल्यूशन। वाटर इज नॉट एक्वस, वो है लिक्विड। तो 6O2 उसके साथ मिलाया हमने, 6O2 यानी ऑक्सीजन भी, वो भी एक्वस वाली लिक्विड ऑक्सीजन की बात कर रहा है ये, तो 6O2 6CO2 6O2 ऑक्सीजन की लिया, 6CO2 निकल के आया, क्या निकल के आया, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी निकल के आई है, मतलब हीट निकल के आई है थोड़ी सी हमारे पास। दिस decomposition of the vegetable material into compost in and the एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब डीकम्पोजिशन के वक्त भी अगर आप वेजिटेबल देखोगे, मैटर को कंपोस्ट करोगे, तो उसके हुए हल्की सी हीट, मतलब हीट निकलती है। जब आप जैसे कचरा वचरा इकट्ठे कंपोस्ट बनाते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट, ये कंपोस्ट जो होती है मैन्योर टाइप, उसको बनाने के लिए उसको बनाते हैं जब हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट बनने के बाद हीट की इवोल्यूशन हो रही है, मतलब हीट की रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होगी तो ऑब्वियसली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट में। आई बात समझ में, एंडोथर्मिक में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक होती है उसके अंदर हीट रिलीज होती है जब प्रोडक्ट बनता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये एक एग्जांपल दिखा रहा है, एक्टिविटी दिखा रहा है, फिगर नंबर 1.4 में देखो, वॉशिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज। अब देखो इसमें बर्निंग किया है, किसको किया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाला है उसके अंदर, क्रिस्टल को क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। डू नॉट पॉइंट द माउथ बॉइलिंग ट्यूब निगरवार्ड योर सेल्फ, मतलब माउथ ना लेके आए आगे की तरफ। तो ये क्या होती है, वो वैफिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स द नोज, मतलब नोज फटाफट से उसको जेंटली टेस्ट कर लेगी आपको करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ओडर। ओडर कहाँ से आता है, स्पेलिंग में आता है, नहीं उसकी स्मेल कैसी है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.5 का दिया, टेक 2 ग्राम ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, मतलब बिल्कुल सूखी बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लो। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर नोट कर लो। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ओवर द फ्लेम, उसको हीट करो। स्प्रिट लैम्प मतलब इसको हीट करो, बर्नर और स्प्रिट लैम्प जो भी है आपके पास, बर्नर है आपके पास इस जगह, तो बर्नर से उसको हीट करो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग के बाद उसका कलर को क्या करो, चेक करो। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे लैब्स के अंदर किए जाते हैं, तो घर पे ना करें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारे पास हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है उसका ग्रीन कलर होता है, चेंज हो जाता है, वो स्मेल उसकी चेंज हो जाती है ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ द सल्फर, मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल है तो सल्फर की वजह से उसकी बर्निंग के खुशबू चेंज हो जाती है, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। 2FeSO4 एक सॉलिड है फेरस सल्फेट, उसको गर्म किया इन्होंने, हीट किया जेंटली, Fe2O3 एस फेरस ऑक्साइड, क्या निकल गया है, फेरस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद ये देखो नीचे लिखा है, इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में जैसे उसको हीट मिली। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके अंदर आगे बताएगा। तो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख लें। जिस रिएक्शन का नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन किया गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में और वो 2-3 प्रोडक्ट में टूट गया, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4
+7H2O जो दिखता नहीं है पानी इसके अंदर, ये सूखा था बिल्कुल, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब था, वो दिखता नहीं है। 7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड, जब हमने इसको हीट किया तो उसने वाटर लॉस कर दिया, वाटर लॉस होते ही उसके क्रिस्टल की कलर चेंज हो गया। इफ देन डिकम्पोज इनटू फेरस ऑक्साइड, और फिर वो कलर चेंज होने का फेरस ऑक्साइड में टूट गया। Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। फेरस ऑक्साइड इज ए सॉलिड, फेरस ऑक्साइड सॉलिड है और सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैसेज है। डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये डिकम्पोजिशन बात कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इन द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज में काम में आती है ये। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम और क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसको क्विक लाइम और लाइम कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में काम में आता है ये। वैन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप हैं, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कब होता है, जब आप किसी को हीट मतलब बर्नर द्वारा हीट देके, जैसे लाइम स्टोन को इन्होंने CaCO2 को हीट देके CO को एक लाइम और CO2 में तोड़ दिया है, जब हीट देके किसको तोड़ा जाता है तो थर्मल, क्योंकि थर्मल होता है गर्म, थर्मल मतलब होता है हीट, तो हीट देके किसी को तोड़ा जाए, हीट के द्वारा किसी को तोड़ा जाए, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन इज दैट अपन बॉयल कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को बर्नर द्वारा, एक पेयर ऑफ टोंग है, बॉइलिंग ट्यूब है, उसके अंदर हमने रख रखा है लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ द टोंग ओवर द फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व चेंजेस एनी, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया लेड नाइट्रेट है, इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब है, उसको पकड़ रखा है एक संडासी से, मतलब ये टोंग जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, टोंग से पकड़ रखा है, ठीक है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डाइऑक्साइड, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल के आएगी, ठीक है। तो इधर देखते हैं, हमने ऑब्जर्व किया एमिशन ऑफ द फ्लेम ब्राउन फ्लेम्स, कैसी फ्लेम आ रही है, ब्राउनिश फ्लेम आ रही है, और जो फ्लेम्स है वो किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन टेक प्लेस, इस रिएक्शन, अब देखो रिएक्शन जिसने लिख रखी है लैंग्वेज के अंदर, मतलब उसके अंदर फॉर्म के अंदर 2Pb, Pb मतलब लेड NO3O2S, ये मतलब सॉलिड है, उसको गर्म किया लेड नाइट्रेट को, लेड ऑक्साइड निकल गया है 2PbO। लेड नाइट्रेट में 2 मतलब तो बैलेंस के लिए लगाया गया है, लेड ऑक्साइड निकल के आया, फिर नाइट्रोजन गया, डाइऑक्साइड निकल के आ गए और ऑक्सीजन निकल के आ गए, ये सब गैसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कई टाइप्स हैं, पहला टाइप था थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड टाइप हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक है शायद तक, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक है, क्योंकि आपने एग्जांपल देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जा रहा है। तो इसने कैसे लिया है, टेक मग प्लास्टिक का मग लिया, ड्रिल किया, 2 होल्स बनाए, उसके अंदर 2 होल, मतलब उसने 2 होल बनाए हैं इस जगह पे, ठीक है, इन 2 जगह पे उसने होल बनाए, होल बनाने का फिट किया एक रबड़ स्टॉपर, ये रबड़ स्टॉपर दिख रहे हैं तुम्हें इस जगह पे, ठीक है, इस जगह स्टॉपर दिख रहे हैं, ड्रिल 2 होल्स इस जगह ड्रिल कर लिया, फिर उसने इंसर्ट किया इलेक्ट्रोड्स, रबर स्टॉपर लगाने का ये 2 इलेक्ट्रोड्स बीच में से इन्होंने डाल दिए जो आपको दिख रहा है ब्लैक रंग के। उसके बाद इसने कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स 6 वोल्ट बैटरी एरी 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, 6 वोल्ट बैटरी के बाद फुल द मग ऑफ द वाटर से भर दिया मग को विद वाटर सच ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसके अंदर, अपने इसके अंदर dilute sulfuric acid, fill the mug with water and electron, add a few dilute sulfuric acid डाला है वाटर में, dilute sulfuric acid some drops, take 2 test tubes filled with water inverted over the carbon test tube के ऊपर, इन दोनों के ऊपर इन्होंने वाटर भरा हुआ ट्यूब उल्टी कर दी है, स्विच मतलब उल्टी करके रख दिया ऊपर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब लिए विद वाटर इन्वर्ट उल्टी करके इसके ऊपर कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर कर दी, स्विच ऑन द करंट को स्विच ऑन किया, लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड, उसको ऐसे छोड़ दिया। यू हैव ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स होंगे एट बोथ इलेक्ट्रोड पे, वो बबल्स होंगे
बोथ इलेक्ट्रोड पे दीज बबल डिस्प्लेस द वाटर टेस्ट ट्यूब, वाटर टेस्ट ट्यूब डिस्प्लेस कर देंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या बोथ टेस्ट ट्यूब में सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुई है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फील्डेड विद द रेस्पेक्टिव गैसेज रिमूव दैम केयरफुली, मतलब जब वो गैस फील्ड हो जाए तो उसको रिमूव करें केयरफुली। टेस्ट दिस गैस ओनली वन बाय वन, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल के पास लिए जाए। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब का माउथ को क्लोज करें, उसके बाद लेके जाए। कॉशन, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर की मदद से ही करें वरना इस एक्सपेरिमेंट को ना करें। उसके बाद व्हाट हैपेंड इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच गैस ट्यूब। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि आपने देखा, इसके अंदर मैंने सारा बता दिया है। इसके अंदर प्लास्टिक में गया, हाइड्रोजन है, वाटर डाल रहा है, वाटर, उसके अंदर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे आ रही है। एनोड कैथोड, सबसे पहले बात आती है एनोड कैथोड की। व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड। कैथोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड पॉजिटिव होता है कि एनोड होता है। ये देखो इसने कुछ दे रखा है, शायद तक नहीं दे रखा, तो मैं आपको बता दूं कैसे आप पहचानोगे, आप याद कैसे रहोगे। देखो जो ऑक्सीजन होती है वो नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। तो एनोड यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि कैथोड जब नेगेटिव होगा तो कैथोड में क्या होगा कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोजन इसमें इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठी होगी, हमारे पास एनोड पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप है। ठीक है, तीसरा टाइप हमारे पास ये आता है कि इसके अंदर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक होता है। कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब धूप या फिर ऊपर से कोई रेज मारो, जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन ऊपर से रेज मारता है और चीज़ को पका देता है, तो ऊपर से रेज मारता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक। तो सन ऊपर से आ रहा है और चाइना डिश में रखा है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद रिएक्शन होगा, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक कह देंगे। ठीक है, तो टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश के अंदर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो, उसका कलर चेक कर लो। उसके कलर चेक करने के बाद उसको सनलाइट में रख दो। सनलाइट में रखने के बाद उसका कलर हम चेक करते हैं। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड, जो सफ़ेद रंग का क्लोराइड था, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, मतलब सफ़ेद कलर का सल्फर क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो वाइट रंग का है वो कैसा दिखेगा, तुम्हें ग्रे दिखेगा जब तुम सनलाइट में थोड़ी देर उसे रख दोगे। इट इज़ ड्यू टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से हुआ क्या था, देखो 2AgCl था और Cl जो है वो गैस की तरह उड़ गया और Ag सॉलिड में रह गया, इस वजह से उसका कलर ग्रे हो गया सनलाइट की वजह से। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप ऐसे रख सकते हो। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो बिहेव्स करता है इन द सेम वे, Ag को Br के साथ रिएक्ट कर दिया तो 2AgBr अलग हो गया, ठीक है, सनलाइट की वजह से। तो ये जो रिएक्शन है यूज्ड इन द ब्लैक, अब देखो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज में आती है, क्या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज में आती थी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसी फॉर्म हो रही है एनर्जी की। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो टूट जाता है। तो वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, मतलब या तो हीट हो, लाइट हो, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। रिएक्शंस इन विच द एनर्जीज ऑब्जर्व आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर रिएक्शन रिएक्ट होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, आगे की रिएक्शंस, और भी आगे रिएक्शंस है हमारे पास। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गई और कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिक्स विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड, टच द बॉटम मतलब नीचे की तरफ से टेस्ट ट्यूब को अपने पाम से टच करो। डू यू ऑब्जर्व दैट इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब बाहर से टच करना है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे पास होती है, हमने इस तरह एक्टिविटी देखी है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी हमें क्या कहती है कि हमें क्या लेना है,
3 आयरन नेल्स लेनी है और उसको साफ करनी है सैंड पेपर से, उसको रब करके उसको साफ कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमें बात क्या करना है, हमें 2 आयरन नेल्स को लेना है और धागे के बांध देना है। धागे के बांध के हमें केयरफुली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालना है 20 मिनट तक। तो 20 मिनट्स के लिए हमने उसके अंदर ट्यूब बी के अंदर डाल दिया, ट्यूब ए को कॉपर सल्फेट को एज इट इज रहने दिया और ट्यूब बी के अंदर हमने डाल दिया। आफ्टर 20 मिनट्स हमने कॉपर सल्फेट आयरन वो नेल्स को निकाल लिया, आयरन नेल्स को। उसके बाद हमने देखा फ्रॉम द कॉपर सल्फेट से निकाल लिया हमने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, और टेस्ट ट्यूब ए एज इट इज है और एक आयरन नेल अपने पास साइड में एज इट इज रखी है। उसके बाद हमने कंपेयर किया, उसके बाद कंपेयर किसको किया, हमने कलर्स को कंपेयर किया कि कौन से कलर को, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए कॉपर सल्फेट रखा है, अब तक उसके अंदर कोई नेल नहीं डाली। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर हमने नेल डाली थी और नेल को हम निकाल लिया है 20 मिनट बाद। तो अब हम इसको देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब ए के अंदर अपने पास रखा है इस जगह पे, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इट इज रखा है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। टेस्ट ट्यूब बी, ये टेस्ट ट्यूब बी के अंदर देखो, इसके अंदर हमने नेल डाली थी, जो नेल डाली थी इससे क्या हुआ, इसका जो कलर था वो चेंज हो गया है, ये हल्का सा वाइटिश कलर मतलब एक्वस सॉल्यूशन जैसा आ गया है। अब हमने आयरन नेल को देखा, देखो ये आयरन नेल है अपने पास, जो हमने एक रखी थी एक्स्ट्रा में, वो आयरन नेल ऐसी थी, ऐसे कलर की थी। आयरन नेल के ऊपर क्या चढ़ गया, कॉपर सल्फेट चढ़ गया, तो कॉपर सल्फेट की आयरन नेल ऐसी हो गई। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की आयरन नेल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके ऊपर आ गया है, इस वजह से कॉपर इसके ऊपर चढ़ गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, आयरन नेल का। तो इसके अंदर हुआ क्या, इसकी एक इक्वेशन देखते हैं हम। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स द ब्राउनिश कलर की क्यों हो गई, ब्लू कलर का जो सल्फेट सॉल्यूशन था वो फेड कैसे हो गया, फेड हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन जो है ये हमारा फेड हो चुका है। ठीक है, फेड हो गया है। तो हमने इसकी रिएक्शन बनाई, आयरन यानी Fe, आयरन को हमने कहाँ डाला, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 एक्वस में डाला, तो Cu की जगह कसने ले ली, Fe ने ले ली, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि अपने को दोस्त को जैसा अपन डिस्प्लेस कर देते हैं, भाई अपना उसको सीट से उठा के अपन बैठ गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, उसी तरीके डिस्प्लेस्ड इन्होंने कर दिया, Fe को मतलब कॉपर हट गया और Fe उसकी जगह चला गया। Cu कहाँ चला गया, Cu प्लस में अलग आ गया, Cu कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर जो है वो उसके ऊपर चढ़ गया, और FeSO4 आयरन सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन आपके पास बचा है वो FeSO4 का है, मतलब वो आयरन सल्फेट है और कॉपर किसके ऊपर चढ़ गया, उस कील के ऊपर चला गया कॉपर। ठीक है, तो आयरन नेल के ऊपर चला गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन इस रिएक्शन के आयरन डिस्प्लेस्ड हो गया, रिमूव हो गया अनदर एलिमेंट कॉपर के साथ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो जाए बाय दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो जेडन अब इधर देखो, जेडन हमारे पास क्या है, जेडन एक और है। अगर हम जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट फिर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अगर हम लेड का करें, पीबी यानी लेड का करें कॉपर क्लोराइड से, कॉपर क्लोराइड से, तो कॉपर क्लोराइड से करें तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये अलग कैसे हो रहा है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जिंक और लेड हैं ये मोर रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा जल्दी दोस्त बना लेते हैं कॉपर के बदले। दे डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसकी हमारे पास एक थर्ड चैप्टर हमारे पास नॉन मेटल है, उसके अंदर इसकी टेबल भी दिया है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और ना लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की। तो वो टेबल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो टेबल क्या है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमारे काम में आएगी। तो मैं वो टेबल आपको देखिए, टेबल ये पोटेशियम से लेकर देखो, पोटेशियम लिखा है, फिर सोडियम लिखा है, तो ये पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव के अंदर आता है। देखो पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, फिर सोडियम उससे कम, फिर कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम, फिर लेड उससे कम, हाइड्रोजन उससे कम, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। मतलब गोल्ड सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, सिल्वर उससे मतलब लेस रिएक्टिव, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, मर्क्यूरी भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर भी लेस रिएक्टिव है। तो ये सारे हमारे सीरीज है, ये हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको मैं सीरीज दिखा दी, तो ये सीरीज के हिसाब से काम में आ रही है। देखो उधर Fe क्या है, देखो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ये देखो इधर Fe है, इधर देखो कॉपर है, कॉपर मोर रिएक्टिव है Fe से। ठीक है, तो ये देखो लेस रिएक्टिव मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है
Fe से। तो Fe की इसलिए डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए Fe पहले आ गया, उसके बाद तो कॉपर पीछे चला गया, ठीक है, इसलिए चला गया, हट गया कॉपर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है Fe से, ठीक है, Pb से भी, Zn से भी, देखो Zn Fe Pb तीनों साथ में है, ठीक है, उसके बाद ये देखो Cu भी लेस रिएक्टिव है। तो बस ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमें एक एक्टिविटी दे रखी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये एक्टिविटी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दे रखी है। टेक अबाउट द 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लो 3 ml। उसके बाद बाय इन एन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मतलब दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लो। टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, देखो डायग्राम भी आपको दे रखा है, कंटेनिंग ऑफ द सोडियम सल्फेट। उसके बाद इधर है बेरियम क्लोराइड, इधर बेरियम क्लोराइड है, इधर कॉपर सोडियम सल्फेट है, इधर बेरियम क्लोराइड है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे हमने मिक्स किया, फॉर्मेशन ऑफ द बेरियम एंड सोडियम क्लोराइड हमारे पास आ गया, ठीक है। जैसे हमने मिक्स किया वैसे फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड सोडियम सल्फेट का आ गया। तो इसके साथ रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन हम लोग देखते हैं। देखो यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सब्सटेंस, इस रिएक्शन को देखने से पहले ये कुछ बता रहा है आपको, वो हम देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ व्हाइट सब्सटेंस बचता है इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो इसके अंदर कुछ दिख रहा है, ये देखो ये चीज़ नीचे की तरफ देखो, ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये चीज़ आपको दिख रही है, मतलब इसके अंदर आपको दे रखा है इनसॉल्युबल सरफेस, मतलब इस पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, मतलब ये चीज़ इनसॉल्युबल दिखाई दे रही है पानी के अंदर। तो जो इनसॉल्युबल चीज़ होती है ना, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ बच जाती है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे आपने कई बार कीचड़ को उठाया होगा, कीचड़ को अगर किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हो, किसी बाल्टी में डालते हो, तो ऊपर पानी रह जाता है और नीचे वो सारा नीचे जम जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारी जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर होता है हमारे पास प्रेसिपिटेट नीचे बच जाता है। वो जब आप कीचड़ को उठाते हो, पानी ऊपर रह जाता है, कीचड़ नीचे जम जाता है, उसे हम उधर प्रेसिपिटेट आ जाता है, क्या आ जाता है उधर, प्रेसिपिटेट आ जाता है, वो नीचे जम जाता है। तो ऐसी रिएक्शनों को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसी रिएक्शन अभी जो हमने कराई है इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन बन रही है, क्योंकि इसके नीचे देखो कुछ बच रहा है, ये नीचे जो बच रहा है ना, इसलिए इस कारण ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी आती है। तो ये देखिए हुआ क्या है, Na2SO4, एक्वस था, सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों ने एक दूसरे की डबल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, मतलब दोनों ने सीट चेंज कर दी। जो बेरियम था वो SO4 के पास आ गया और जो Na था वो क्लोराइड के पास चला गया। तो ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब दोनों ने सीट एक्सचेंज किए, एक ने नहीं की, दोनों ने सीट एक्सचेंज की अपनी। तो क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए 2 बार डिस्प्लेसमेंट किया गया है, क्योंकि Na एक बार चला गया, एक बार Ba चला गया, तो दोनों ने अपनी सीट चेंज किया, इस वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। तो वी डिस्कस द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4, जो ये वाइट प्रेसिपिटेट जो आपको नीचे दिखा है, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो आपको दिखा है, ये BaSO4 है, मतलब ये बेरियम सल्फेट है। BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड रिएक्शन ऑफ SO4 Ba की रिएक्शन से बना, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज द सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड है वो रिमेन्स है सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम क्लोराइड भी है, NaCl है जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, इधर आयंस का भी एक्सचेंज हो, आयंस आपको पहले भी बता दिया गया है पुरानी क्लासेस में, आपके पास आयंस था 9th क्लास में। 2 प्रकार के आयंस होते हैं। आयंस एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होता है, जिस किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है, जैसे इधर SO4 के ऊपर -2 चढ़ा है और Ba के ऊपर +2 चढ़ा है, तो आपके पास ऐसे चार्ज जो चढ़ जाता है उसे हम कहते हैं आयंस। आयंस 2 टाइप के होता है, कैटायन और एनायन। कैटायन हमेशा पॉजिटिव होता है, एनायन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आयंस की बात मैंने आपको बताती 9th क्लास की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीडेशन एक एग्जांपल लिया, इसने एक्टिविटी लिया, एक्टिविटी में बताया गया है कि एक चाइना डिश ली और 1 ग्राम उसके अंदर कॉपर पाउडर डाला, मतलब चाइना डिश के ऊपर इन्होंने कॉपर पाउडर डाला और उसको हीट पर चढ़ा दिया, ये स्टैंड लगा दिया और ये वायर गेज, मतलब ये तारों की बनी हुई एक प्लेट होती है, मतलब प्लेट क्या होती है, वो जाली होती है, तारों की बनी हुई जाली होती है, उस जाली को इन्होंने लगाया, उसके बाद इन्होंने ट्राइपॉड स्टैंड लगाया और बर्नर लगाया और इसने चाइना डिश उसके ऊपर रख दिया और ये रख दिया, क्योंकि सेफ्टी के लिए उन्होंने लगाया है। ये जो वायर की ये शीट लगाई है तारों की, वायर गेज, ये सेफ्टी के लिए लगा दिया है, ठीक है। तो ये हीट इजीली इसके ऊपर दे रहा है, ठीक है, हीट ये दे रहा है, तो ये हीट से गर्म हो रहा है, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे, तो फिर ये बात करते हैं कि चाइना डिश तो ये हमने ऑब्जर्व क्या किया, तो हमने क्या इसके ऊपर कॉपर डाला है इस चाइना डिश के ऊपर, ये गर्म हो रहा है, गर्मी की वजह से कोई तो फर्क आएगा ही, ठीक है। द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक copper oxide. Why this black substance formed? This is because of oxygen is added to copper and copper oxide is formed. अब धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड इसके ऊपर थोड़ा बहुत जम जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड इसको जम कैसे जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड कैसे बनेगा, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि अगर ये बन रहा चल रहा है और ये गर्म हो रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट का जनरेशन होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इसलिए हमने इसको क्या किया, ऑक्सीजन CO2 लगाया, कार्बन का मतलब कॉपर को जलाया हमने, कॉपर को जलाया तो ऑक्सीजन जो आसपास प्रेजेंट थी वो आ गई O2, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई तो ये O2 हो गया, हीट होने पर ये 2CuO बन गया, ठीक है, कॉपर बन गया, बैलेंस है, देखो इक्वेशन बैलेंस है, दो है, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में कॉपर और ऑक्सीजन भी 2 ही हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड मटेरियल ऑफ CO, द ब्लैक कोटेड, इफ द हाइड्रोजन इज गैस इज पास्ड, अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराया ओवर दिस मटेरियल CuO से, हाइड्रोजन गैस को जैसे पास कराया, ब्लैक कोटिंग, जो ब्लैक कोट था वो सरफेस टर्न्स ब्राउन के अंदर हो गया, ऑन द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर इज ऑब्टेन। देखो अगर ये CuO को वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दिया गया और गर्म कर दिया गया तो H2O अलग हो गया, Cu आ गया, यानी H2O यानी थोड़ा वाटरपन आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो इसने दो रिएक्शन बताई है, ये दोनों रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन कर रही है। ऑक्सीडेशन कैसे कर रही है, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का रेड्यूस होना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट सेट टू बी ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया इसलिए, और इफ द सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेड्यूस्ड। During this reaction, copper oxide is losing oxygen. उसका during this reaction copper lose कर रहा है ऑक्सीजन को and is reduced the hydrogen oxygen and is been oxidized. अगर ऑक्सीजन गेन होती है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इन अदर वर्ड्स में कहें तो एक रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा रेड्यूस्ड हो रहा है, और जहाँ दोनों होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है, और जो रिडक्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो प्रोसेस तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, CuOS2 और CuH2O, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब देखो हाइड्रोजन के पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन किसके पास गेन हो रहा है, हाइड्रोजन को गेन हो रहा है, इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन है। और देखो Cu के पास से ऑक्सीजन जा रहा है इसलिए ऑक्सीजन चला गया Cu के पास, मतलब ये हमारी रिडक्शन है और ये पूरी रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, ZnO + C, तो इधर Zn देखो O के पास C के पास O चला गया, ठीक है, ये C के पास क्या है, O C के पास चला गया, ठीक है, C के पास चला गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, Zn से चला गया मतलब इधर रिडक्शन हो गया है, ठीक है। इधर देखो MnO2 4HCl, अब देखो इधर ऑक्सीजन कहाँ चला गया, MnCl, Cl के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन तो इधर से चला गया, मतलब इधर हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, वाटर H हाइड्रोजन के साथ चला गया और Cl भी अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ गया तो उधर भी ऑक्सीडेशन हो गया है। तो आगे चलते हैं हम। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रेड्यूस्ड टू Zn, ठीक है, Zn रेड्यूस हो गया और जो कार्बन था उसको ऑक्सीजन मिल गया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन में HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, जो HCl है इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl
एंड वेयर एस MnO इज reduced MnCl, मतलब ऑक्सीजन reduce हो गया, Mn के पास से ऑक्सीजन चला गया है। तो आगे इन द फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट इफ द रिएक्शन सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन or loss hydrogen during the reaction, it is oxidized. If the substance loss oxygen and gain hydrogen during a reaction, it is reduced. मतलब जो मैंने आपको बताया समझाया वही चीज ये बोल रहा है। वैन आ मैग्नीशियम रिबिन बंस, आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबिन को जब मैंने जलाया था तो उसके अंदर डेजलिंग एयर फॉर्म्स निकली थी, मतलब जो डेजलिंग फ्लेम निकली थी, चमकीली फ्लेम इन एयर के अंदर आई थी, ऑक्सीजन रिएक्ट किया था एंड वाइट सब्सटेंस निकला था और मैग्नीशियम ऑक्साइड उस वाइट सब्सटेंस ने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस इन दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज्ड हुआ था कि रेड्यूस हुआ था वो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिली थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बनाया था, इस वजह से उस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हैव यू ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन का आपने एवरीडे में इफेक्ट देखा होगा, जैसे आयरन में जंग लगना यानी रस्ट हो जाना आयरन का, तो उधर क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है आयरन ऑक्साइड, तो वो कोरोड हो जाती है, मतलब कोरोजन आ जाता है उस जगह पे। ऐसे आपने स्टील में भी कई बार देखा होगा, तो बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा ऐसा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली अपने आयरन के अंदर होता है। तो ये बता रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर से, उसको रेडिश ब्राउन पाउडर से उसे कोट किया जाता है। वैन लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम, मतलब उसको छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर मतलब हल्का सा कोटेड किया जाता है उसे रेड ब्राउनिश पाउडर से, या फिर उसको अपने रेड ऑक्साइड जो होती है उससे पेंट करता है। मतलब लोहे की कोई भी चीज़ को हम रेड ऑक्साइड से क्या करते हैं, पेंट करते होंगे, आपने देखा होगा रेड ऑक्साइड लेके आते हैं वो लाल कलर का, उससे पेंट करते हैं, मतलब उससे कोटेड करते हैं एक तरीके से। दिस इज प्रोसेस नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन। आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है, मतलब आपने देखा होगा लोहे पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब भी देखते हो तो वो रेडिश ब्राउन कलर का कोई पाउडर आ जाता है आयरन के ऊपर। ठीक है, आयरन के ऊपर कोई पाउडर आ जाता है, वैसा वो कोटेड हो जाता है मतलब उस पाउडर से। तो पाउडर क्या होता है, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ठीक है, इसलिए हम उसके रेड ऑक्साइड पेंट करते हैं जिससे वो रस्टिंग ना आए, मतलब जो पाउडर रेडिश ब्राउन कलर का वो ना आए। ठीक है, रस्ट ना हो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से। some other metals get some other metals हैं जो get of the टर्निश्ड इन दिस मैनर, मतलब टर्निश्ड हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर भी कोई पाउडर टाइप आ जाता है, मतलब वो रस्ट होने लगते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हाउ हैव यू नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर सिल्वर। आपने देखा होगा कलर ऑफ कोटिंग कॉपर एंड सिल्वर के ऊपर, मतलब देखा होगा आपने, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस सच एज द अराउंड इज मॉइस्चर एसिड्स मॉइस्चर एंड एसिड्स। आपने देखा होगा ऐसा कि जो मेटल है उसके ऊपर मॉइस्चर और एसिड अटैक करते हैं तो कोरोड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोरोड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटेड ऑन द कॉपर। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे हम ब्लैक कोटिंग करते हैं क्योंकि सिल्वर भी रस्ट होता है, और ग्रीन कोटिंग करते हैं कॉपर के ऊपर जिससे वो कोरोड ना होए। कोरोजन डैमेज कर देता है कार की बॉडी को, ब्रिजेस को, आयरन रेल्स को, शिप्स को एंड अदर मेटल्स को, स्पेशली दोज ऑफ आयरन से जो बने होते हैं मोस्टली वो कोरोड जल्दी हो जाते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर। एन एनोरॉमियस अमाउंट ऑफ मनी, जो कुछ पैसा होता है, एनोरॉमियस थोड़ा बहुत मनी जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इस स्पेंड करना पड़ता है रिप्लेस ऑफ डैमेजिंग आयरन को। इसी वजह से यू आर लर्न मोर अबाउट द कोरोजन चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर वापस से मेटल और नॉन मेटल में हम इसको पढ़ेंगे। रैनिक सिटी क्या होता है, ये रैनिक डिटी क्या होता है, रैनिक डिटी होता है हमारे पास जैसे फैट और ऑयल का स्मेल मार जाना। ठीक है, कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट लॉन्ग टाइम तक। वैन ऑफ फैट्स और ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल एयर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने पर
ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, दे बिकम रेनिक्ड एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट इज चेंज। देखा होगा आपने, बाहर सब्जी रह गई गर्मी में, टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से रैनिक मतलब रैनिक हो जाता है वो, रैंसिड हो जाता है वो, यानी वो चीज़ खराब होने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो वो प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है फूड के अंदर कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स को, एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स को, की फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन कम से कम वहाँ तक आए, जिससे एयर टाइट रहेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी। अगर वो टाइट पैक रहेगा तो फिर ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी तो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा नहीं। डू यू नो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आपने देखा होगा उसके अंदर फ्लश बैग्स यानी कि उसके अंदर हवा भरी जाती है, चिप्स के पैकेट के अंदर गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन कुरकुरे में भी होता है, तो नाइट्रोजन भर देते हैं जिससे वो प्रिवेंट हो जाती है चिप्स, इससे ऑक्सीडाइज नहीं होती, इसलिए उसके अंदर मोस्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चैप्टर आपका यहीं एंड होता है। अब हम लेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट कर दें, हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आप ये आगे और चैप्टर्स आपको मिलते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।